नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और आपका यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड में फिर से स्वागत है। आज हम मैनेजमेंट पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन लाए हैं जो बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस, नेट, सेट, जेआरएफ में पूछे जाते हैं। हमने पहले से ही एक वीडियो मैनेजमेंट पर अपलोड किया है, तो आप वहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आज हमारा मैनेजमेंट पर दूसरा वीडियो है जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पे बेस्ड है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन। अ प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। मतलब जो प्लान होता है वह फ्यूचर को पकड़ने का एक पिंजरा होता है, यह किसने कहा? तो टेरी, एलन, एडब्ल्यू टेलर, मैक्स वेबर। तो यहाँ पे आपका एलन जो है वह बिल्कुल सही ऑप्शन है। एलन ने कहा था कि जो प्लान होता है वह फ्यूचर को पकड़ने का एक पिंजरा होता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं। साथ ही साथ इन्होंने डिफरेंशियल पीसेस ऑफ रेट मेथड भी लाया था। आइए देखते हैं मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर क्या है? ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, नौकरशाही प्रणाली इन्होंने प्रतिपादित किया था। इनका क्या करना था कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरशाही प्रणाली होता है उसमें क्या होते हैं कि कठोर नियम होते हैं, अव्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है और कर्मचारियों को मनमाने ढंग से निकाला भी जाता है। तो पूछता है क्वेश्चन में कि नौकरशाही प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? तो मैक्स वेबर। ठीक, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक्सपोनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, मतलब प्रशासनिक प्रबंध के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन दिया है हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, जॉर्ज आर टेरी, जॉर्ज एल्टन मेयो। तो आपका यहाँ पे जो प्रशासनिक प्रबंधन के जन्म जे प्रतिपादक हैं वह हेनरी फ्योल। यहाँ पे बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, आइए जानते हैं हेनरी फ्योल जी के बारे में थोड़ा। एक्सपोनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्योल, इन्होंने यही दिया था, हेनरी फ्योल ने इसको। और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? बुक का नाम जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कब पब्लिश हुआ था? 1916 में। तो जब जो 1916 में पब्लिश हुआ था वह फ्रेंच भाषा में था, फ्रेंच लैंग्वेज में। और 1929 में 1929 में इंग्लिश में इसको पब्लिश किया गया है। और इन्होंने क्या दिया है? 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक, प्रशासनिक प्रबंध के 14 सिद्धांत हेनरी फ्योल ने ही दिए थे। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि एक और क्वेश्चन होता है कि हेनरी फ्योल जो होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पे बेस्ड उनका थ्योरी होता है, और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है वह एम्प्लॉय बेस्ड पे उनका थ्योरी होता है। मतलब हेनरी फ्योल प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, टॉप लेवल के मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। और एफ.डब्ल्यू. टेलर एम्प्लॉय पे उनका पूरा फोकस रहता है, उनके संबंध में इन्होंने थ्योरी दिया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो प्रशासनिक प्रबंध के प्रतिपादक हैं वो हेनरी फ्योल हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते क्या है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोपोनेंट बाय पीटर एफ ड्रकर, एलन, जॉर्ज आर टेरी, आर एस डावर। मतलब क्या है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है पीटर एफ ड्रकर वह बिल्कुल सही है। इन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का प्रतिपादन किया था। आइए देखते हैं क्या है। एमबीओ आल्सो नोन एज गोल मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को गोल मैनेजमेंट भी कहते हैं, लक्ष्य प्रबंध भी कहते हैं, और मैनेजमेंट बाय रिजल्ट या इसको परिणामों द्वारा प्रबंध भी कहते हैं, और लास्ट रिजल्ट इसको अंतिम परिणाम भी के नाम से भी जाना जाता है। और मैनेजमेंट बाय रिजल्ट कब पॉपुलराइज हुआ था? 1954 में। 1954 में पीटर एफ ड्रकर की बुक आई थी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें एमबीओ के बारे में बताया गया था। एमबीओ होता क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य द्वारा प्रबंध। इसमें यह होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं या उसमें ऑफिसर्स हैं, मैनेजमेंट है, उन लोगों का पहले से ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया जाता है
और उसी के अनुसार वो लोग काम करते हैं, तो ये कहलाता है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे आपका जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो लाए थे, प्रतिपादित किए थे, वह कौन है? पीटर एफ ड्रकर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज टी मीन्स इन स्वाट? मतलब स्वाट में टी का मीनिंग क्या है? टैक्टफुली, ट्रेनिंग, थ्रेड्स, टाइम ऑफ वर्क। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थ्रेड्स कठिनाई होता है। आइए जान लेते हैं SWOT के बारे में। S मतलब होता है स्ट्रेंथ, W मतलब होता है वीकनेस, O मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, T मतलब होता है थ्रेड्स। मतलब स्ट्रेंथनेस मजबूती, वीकनेस कमजोरी, अपॉर्चुनिटी अवसर, थ्रेड्स मतलब कठिनाई। और पूछता है कि S क्या है या W स्ट्रेंथ वीकनेस क्या होते हैं? ये कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ये आंतरिक मामले से संबंधित हैं। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स क्या हैं? ये दोनों एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारपोरेट प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, नन ऑफ दिस। मतलब क्या है कि निगमित योजना, ठीक, निगमीय योजना यह किससे है? शॉर्ट टर्म से है, मिडिल टर्म से है, लॉन्ग टर्म से है, नन ऑफ दिस। तो इसमें कारपोरेट प्लानिंग के बारे में पूछा है कि यह कौन से टर्म से रिलेटेड है, तो यह क्या है? लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। अगर पूछा होता कि प्लानिंग किससे रिलेटेड है, तो कहते हैं ऑल ऑफ एबव। मतलब प्लानिंग क्या होता है? वह हर जगह बनाया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है, मिडिल टर्म के लिए बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है। लेकिन कारपोरेट प्लानिंग की बात करें तो यह लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है। आइए जान लेते हैं कारपोरेट प्लानिंग के बारे में। Corporate planning refers to a long-term plan for the expansion and growth of a company। मतलब कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होता है? यह लॉन्ग टर्म प्लान है जो कंपनी के विस्तार और विकास के लिए बनाया जाता है। दिस प्लान इज मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है? ये जो प्लान होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है और बिजनेस ऑनर या व्यवसाय के स्वामी द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है, कारपोरेट प्लानिंग इज किससे रिलेटेड है? लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब औपचारिक संगठन के लक्षण नहीं है। ऑप्शन दिया है इन दिस राइट एंड ड्यूटीज आर क्लियर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब इसका मतलब क्या है? पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है कि इसमें मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे सबका जो राइट्स है, ड्यूटीज़ है, क्लियर रहता है, स्पष्ट रहता है। दूसरा ऑप्शन है इट इन्वॉल्व इन पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्या है कि जो संगठन में जितने भी मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी का एक दूसरे से इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है और व्यक्तिगत संबंध होता है। ये भी सही है। यहाँ पे मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी रिलेशन होंगे वह काम के पर्पज से होंगे। ओके, अगला देखिए क्या है। इट फॉलो द यूनिटी ऑफ ऑर्डर। मतलब यहाँ पे क्या होता है? यूनिटी ऑफ ऑर्डर भी होता है। यह भी बिल्कुल सही है। ये भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। डी ऑप्शन क्या है? फुलफिल इंडिविजुअल नीड्स। यहाँ पे क्या है कि यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यहाँ पे यह बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं वह बिल्कुल वो फार्मल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, बट डी ऑप्शन जो है वह फार्मल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोपाइंडेड बाय FW टेलर, एलन, FB कार्नेल, फ्रैंक। मतलब क्या है? क्रियात्मक संगठन के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है FW टेलर, एलन, WB कार्नेल, फ्रैंक। तो यहाँ पे आपका FW टेलर ऑप्शन बिल्कुल सही है। FW टेलर जी ने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को बताया था। अब ये होता क्या है? जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो वर्क दिया जाता है वह स्पेशलाइजेशन बेस्ड होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी काम दिए जाएंगे
वह जो व्यक्ति उस काम में निपुण होगा, उसके अंदर स्किल होगा, उसको वैसा ही काम दिया जाएगा, यह एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा था। तो ये होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। ये भी पूछता है कि जैसे इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशलाइजेशन बेस्ड होता है। तो ऑप्शन दिए रहते हैं जैसे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये भी रहेगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही रहेगा। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो बेस्ड होता है वह किससे होता है, स्पेशलाइजेशन पे। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है 7 का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फेमस इन दिस टाइम। मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का वह कौन सा टाइप्स है जो इस समय फेमस है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कमेटी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है, समिति संगठन। देखिए क्या होता है कि इस समय कोई भी, चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम एराइज होता है या कोई नया काम होता है तो पहले क्या बनती है, कमेटी बनती है। कमेटी में क्या होते हैं, कम से कम 3 लोग रहते हैं और वो तीनों लोग क्या करते हैं, आपस में डिसीजन करते हैं, पूछताछ करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब जाके डिसीजन लिया जाता है। तो ये क्या है, कमेटी है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें कमेटी पाया जाता है। तो इसलिए क्या है कि कमेटी ऑर्गेनाइजेशन इस समय पॉपुलर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रोपागेंडेड बाय। मतलब क्या है कि आवश्यकता की क्रमबद्धता जो विचारधारा है मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा की, वह किसने दिया था। अब्राहम मैस्लो, विलियम जी आउची, पीटर एफ ड्रकर, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अब्राहम मैस्लो ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब्राहम मैस्लो ने 1943 में 1943 में नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को दिया था। किसमें, अपने बुक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में। तो इन्होंने ये कहा था कि एक व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। एक आवश्यकता जैसे ही खत्म होती है दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। तो इन्होंने जो नीड बताया वह 5 तरीके के नीड के बारे में बताए थे। आइए देख लेते हैं पाँचों नीड के बारे में। वो पाँचों नीड कौन कौन से हैं। आइए सबसे फर्स्ट नीड के बारे में देखते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल नीड, या इसको हम बेसिक नीड्स भी कहते हैं। कि तो किसी भी पर्सन का ये पहला नीड होता है बेसिक नीड। तो बेसिक नीड में क्या होता है कि यदि उसको फूड, वाटर, एयर, हाउस एंड सेक्स, ये सब चीज़ें प्रोवाइड किया जाए तो ये कहलाता है फिजियोलॉजिकल नीड्स या बेसिक नीड्स। तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता यह रहती है। ठीक, अगला देखिए क्या है कि जब ये इसका जो बेसिक नीड्स है वह खत्म होता है तो दूसरी आवश्यकता जन्म लेती है। दूसरी क्या है, सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी नीड। तो उसको क्या होता है कि सेफ्टी की आवश्यकता पड़ती है। सेफ्टी का मतलब क्या है कि उसको नौकरी मिले, स्टेबिलिटी हो, तो ये कहलाता है उसका सेकेंड नीड। आइए देखते हैं तीसरा, सोशल नीड। तो जब इसके 2 नीड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो अगला नीड उसका जन्म लेता है, क्या, सोशल नीड। सोशल नीड क्या होता है कि वह समाज में रहना चाहता है, समाज में उसका एक हिस्सा हो, मतलब समाज में उसको लोग एक्सेप्ट करें, तो उसका यह सोशल नीड होता है। तो जब ये नीड खत्म हो जाता है तो उसका अगला नीड आ जाता है स्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट नीड्स। तो इसमें क्या होता है कि वह सोचता है कि हमें समाज में सम्मान मिले, ठीक, उसको लोग एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माने। ठीक, तो यहाँ पे जब ये सभी चारों खत्म हो जाते हैं नीड्स, बेसिक नीड्स, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स और सेल्फ रिस्पेक्ट नीड्स, तो एक नया नीड जन्म लेता है। पांचवा और उनका अंतिम जो नीड बताए हैं अब्राहम मैस्लो ने, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसमें क्या होता है, आत्म विकास। ये क्या होता है कि जब सब चीज़ें नीड्स उसके कंप्लीट हो जाते हैं तो वह अपनी खोज में चला जाता है। अपनी खोज में मतलब क्या है कि वह
देखता है कि हमें क्या पसंद है, हमें कलाकारी करना पसंद है तो वह कलाकारी करता है, उसको धार्मिक चीज़ें पढ़ने में अच्छी लगती हैं तो वह धर्म की तरफ झुकाव कर लेता है। तो ये तभी हो गई उसकी नीड्स जो मैस्लो ने बताई, ये पांचों। ठीक, अलग देखिए क्या है अगला और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। मतलब यहाँ पे लीडरशिप का क्या लक्षण है बताना है। लीडर्स आर बोर्न ओनली, लीडर्स क्या होते हैं, केवल जन्म लेते हैं, नेता केवल जन्म लेते हैं। सेकंड है लीडर्स आर मेड ओनली, नेता केवल बनाए जाते हैं। लीडर्स आर आल्सो बॉर्न एंड मेड, नेता जन्म भी लेते हैं और बनाए भी जाते हैं। आखिरी क्या है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीडर्स एंड बॉस, लीडर्स और बॉस में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेता जन्म भी लेते हैं और बनाए भी जाते हैं। बाकी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, लीडर केवल जन्म ही लेते हैं, नहीं लीडर केवल बनाए जाते हैं, लीडर जन्म भी लेते हैं और बनाए भी जाते हैं। और आखिरी ऑप्शन क्या है, लीडर और बॉस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। होता है लीडर और बॉस में, बॉस क्या करता है, वह अपने एम्प्लॉय पर, जो एम्प्लॉय होते हैं उनके ऊपर वह उनको हाँकता है, धमकाता है। और जो लीडर होता है वह क्या करता है, वह अपने कर्मचारियों को लेकर के चलता है। आइए जान लेते हैं लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप क्या होता है कि वह एक व्यक्ति का ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा उसके फॉलोअर्स होते हैं और उनको वह गाइड करता है, तो वह कहलाता है लीडरशिप, नेतृत्व। तो यहाँ पे आपका 10th का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि लीडर्स होते हैं जो कि जन्म भी लेते हैं और बनाए भी जाते हैं। तो आज का था हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। सो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।